हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था ना, और वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनहेरिटेंस से रिलेटेड। और इनहेरिटेंस में किसका? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी पढ़ी थी हमने, जो कि हमारे टू साइंटिस्ट ने दी थी। और उन साइंटिस्ट के ही एक्सपेरिमेंट का, उन्हीं साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट मीन सटन एंड बवेरी साइंटिस्ट ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस की, वो बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल के कॉन्सेप्ट जैसी ही थी। बस यहाँ पर चेंजिंग क्या थी? इन्होंने सेलुलर बेसिस पे अपनी थ्योरी दी, सेल डिवीजन के बेसिस पे अपनी थ्योरी दी, और प्रूव किया कि कैसे सेल डिवीजन की प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स है उनमें डिवीजन हो रहा है। और वो मतलब पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन में क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन कैरेक्टर्स के लिए या ट्रेड्स के लिए प्रोजेनी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज ऑफ वो जर्म सेल्स में ट्रांसफर होता है एंड देन जर्म सेल से प्रोजेनी में ट्रांसफर होंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारा दिया था, जो कि हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा। बट इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन का मतलब ये है कि अगर हम साइंस की बात करें, इवन बायोलॉजी की बात करें, तो अगर आप कोई भी बात बोलते हो तो आपको उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूवन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने ही अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रूव करके नहीं बताया, है ना। अगर मैं कोई चीज बोलूंगा कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये कहावत बहुत ज्यादा बोली जाती है ना, मुर्गा ने अंडा दिया, ऐसी पजल्स आपके सामने भी जरूर आई होगी। ठीक, कि लोग पूछते तो मुर्गा ने भी अंडा दिया, मुर्गे ने अंडा दिया। तो यहाँ पर आप कह तो दिए, बट क्या आपकी बात को कोई बिलीव करेगा? नहीं ना। आपकी बात को वो बिलीव करेंगे जब आप उनको दिखा दोगे कि हाँ ये देखो ये मुर्गा था, और इसने ये देखो ये अंडा दिया। तो मुर्गा और अंडा दोनों सामने होने चाहिए, इवन लोग कहेंगे देते हुए दिखाओ। तो बस वैसे ही बात थी यहाँ पर कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हमारे बर्डमैन ने। और उन बर्डमैन का, फ्लाई बर्डमैन जो हमारे थे, उनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। Okay, so students, here we understand about the chromosomal theory of inheritance with the experimentally proof which given by the T.H. Morgan. So T.H. Morgan जी ने अपना कॉन्सेप्ट जो दिया, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने एक फ्लाई थी, और जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, और फ्रूट फ्लाई पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ओके, सो जो ड्रोसोफिला है वो फ्रूट फ्लाई होती है, ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड देन क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल व्यू या एक्सपेरिमेंटली किसने दिया, तो ये नाम आपको याद रखना है कि टी.एच. मॉर्गन, और इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी बोला जाता है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो टी.एच. मॉर्गन जो कि हमारे फ्लाई मैन है, ठीक है, और इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था। सो हाउ कैन ही रिकॉग्नाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? So firstly, he is a prepare a medium and where he grow the Drosophila, and the Drosophila complete their life cycle within a 2 week, and then he done the mate between the two Drosophila, which is a male and female, and after that the result is given, and the result is given where he observed their progeny and the features which similar to their parent. ओके, तो बहुत इजी था यहाँ पर इनका ये एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के इजी होने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, तो सेम सिमिलर वैसे इन्होंने भी किया। इन्होंने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए, जो कि दो कैरेक्टर्स थे, व्हाइट बॉडी और उसके साथ ही साथ आई का फीचर लिया इन्होंने। एंड इन्हीं आईज के फीचर और व्हाइट बॉडी के सिंपल और वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला में इन्होंने अपने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट थे जो कि यहाँ पे हमें जरूर आने चाहिए, एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो दोनों कॉन्सेप्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट, लेट्स वी स्टडी अबाउट द दीज टू कॉन्सेप्ट, which is the first one is linkage, okay, and another one is recombination. So students, I think कि आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है इन टर्म से,
है ना। लिंकेज भी आप कहीं ना कहीं जानते होंगे एंड रिकॉम्बिनेशन भी आप जानते होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11th क्लास की सेल साइटोलॉजी वाला चैप्टर जो है हमारा सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, वहां पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में समथिंग कुछ फैक्ट्स वहां पर दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट फर्स्ट वर्ड देखिए लिंकेज, फोकस करिए वर्ड पे लिंक। ठीक है, लिंक का मीन्स आप क्या बोलते हो? लिंक है कोई चीज, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है और ये सेकंड मार्कर है, तो इन दोनों को अगर मैंने अटैच कर दिया तो ये क्या हो गया? लिंक कर रहे हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लिंक का मतलब जुड़ना एक तरीके से। अनदर वर्ड है रिकॉम्बिनेशन। तो री का मतलब होता है अगेन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। दो डिफरेंट टाइप की चीज थी और आपने उनको क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर हाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड हियर हाउ वी अंडरस्टैंड इन द डाइहाइब्रिड फॉर्म। तो स्टूडेंट फर्स्ट थिंग, आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है ना, पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरा फॉर्म करके आपको दिखाऊं, बट हाँ आपको समथिंग मैं समझा जरूर सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका जरूर डेवलप कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट लिंकेज की प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं कि लिंकेज वो प्रोसेस है जहां पर क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में बहुत पास पास जीन प्रेजेंट है और नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन्स जो है वो बहुत कम वेरिएशंस के साथ, इवन ये कह सकते हैं निल वेरिएशंस के साथ सीधे ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में। सो लिंकेज मीन हम जानते हैं कि कोई अगर क्रोमोसोम है तो उस क्रोमोसोम में हम ये भी बात जानते हैं कि यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे फॉर्म करते तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है यहाँ पर स्पेशल लोकस पे क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। आखिर हम होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे बोलते थे? जहां पर हमारे पास टू क्रोमोसोम्स हैं और दोनों क्रोमोसोम की शेप, साइज और उनकी लोकेशन, उनके जीन की लोकेशन सेम है। ठीक है, तो उसे हम क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते थे। सेम वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में जीन क्या है, एक ही जगह पर एक ही साइट पर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं प्रेजेंट है। तो जो इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी फॉर्म होगी वो ऐसे ही एज इट इज ये नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इसे ही हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो लिंकेज तो आप समझ गया। अब जो ड्रोसोफिला बैक्टीरिया ले, ड्रोसोफिला जो फ्लाई थी, फ्रूट फ्लाई, बैक्टीरिया बोला मैंने इनको। ठीक है, सो वो जो फ्रूट फ्लाई थी उस फ्रूट फ्लाई में उन्होंने यही लिंकेज की प्रोसेस को प्रूव किया और इसी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को प्रूव किया और इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हमें। तो आप अपनी बुक में वो डायग्राम देखेंगे और जो मैं बात आपको बता रहा हूं उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। When you seen that this diagram and this the cross, then you understand about how the linkage process and recombination process occur in the case of a Drosophila. So students, यहाँ पर हमने टू पेरेंट्स ले रखे हैं, ये फीमेल पेरेंट्स है और ये मेल पेरेंट्स है। फीमेल पेरेंट्स के जो हमने कैरेक्टर लिए हैं वो येलो बॉडी विद व्हाइट आईज एंड देन यहाँ पर हमने लिया है रेड आई ले रखी है और मेल की कैरेक्टर है और ये फीमेल की कैरेक्टर है और इनके बीच में हमने क्रॉस कराया है। ठीक है, डाई हाइब्रिड ये क्रॉस है। अब जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो आप देखिए इनके जीन्स क्या है, बहुत पास पास प्रेजेंट है। इनके जीन्स बहुत पास पास प्रेजेंट है, ये वाइल्ड टाइप है और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वाई और डब्ल्यू सिंबल्स यूज किए हैं और वहां पर हमने प्लस साइन यूज किया है दूसरे पेरेंट्स में, मेल पेरेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो आप देखिए यहाँ पे इंटरलिंक्ड ये हो रहे हैं, एक तरीके से F1 प्रोजेनी में ब्लेंड हो रहे हैं, सारे कैरेक्टर मिक्सअप हो रहे हैं। W एंड Y एंड W यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर वाइल्ड टाइप का जो हमारा क्रोमोसोम है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर येलो व्हाइट वाला क्रोमोसोम, येलो बॉडी विद व्हाइट आईज, यहाँ पर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है जो आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉजिक क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस आप जानते हैं, मैंने आपको पूरा बताया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर इनको क्लियरिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझिए और वही क्रॉस है यहाँ पर हमने इस टाइप के डायग्राम से बताया है। आप इसे सिंपल जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, है ना, टू जीन इनहेरिटेंस किया था, वैसे भी इसे करा सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है पेरेंटल टाइप का परसेंटेज। पेरेंटल टाइप के परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ जो हमने क्रॉस कराया तो इसमें जो पेरेंट्स के फीचर्स हमको देखने को मिल रहे हैं उनका परसेंटेज क्या है, तो 98.7%।
बट अगर हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन टाइप की बात करें तो ओनली 1.3%। जानते हैं स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर पैरेंटल फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, कुछ भी नया मतलब वेरिएशन का जो परसेंटेज है वो ओनली 1.3% ही है। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे है रीजन लिंकेज का। बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैंने बताया कि एक क्रोमोसोम में जीन्स जो है वो बहुत पास पास प्रेजेंट है, और मैंने आपको नेक्स्ट बात ये भी बताई कि ये अपनी प्रोजेनी में एज इट इज ट्रांसफर होंगे। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ लिंकेज की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, और जनरल केसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर क्रॉस बी की बात करें तो क्रॉस बी में आप क्या देख रहे हो? क्रॉस बी में जीन्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है, व्हाइट के लिए और एम यहाँ पर जो हमने ले रखा है, ये दोनों जीन्स हमारे बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। और देन दूसरे प्रोजेनी जो दूसरे जो पेरेंट है वहां पर आप देख रहे हैं W प्लस एंड M प्लस जो हमने सिंबल लिया है, वहां पर भी जीन्स क्या है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सात सात जीन F1 प्रोजेनी में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से आप यहाँ पर बता रहे हैं पेरेंटल टाइप का परसेंटेज 62.8%। जीन्स दूर दूर होने की वजह से आपका जो परसेंटेज था पेरेंटल टाइप का, मतलब प्रोजेनी में पेरेंट्स के कैरेक्टर का, वो डिक्रीज हो गया है। और अगर हम रिकॉम्बिनेशन टाइप की बात करें तो वो 37.2% है। इट मींस यहाँ पर आपको रिकम्बाइन अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है। यहाँ पर आप अपने वो फंडामेंटल्स लगाएंगे, वो फंडामेंटल्स यूज करेंगे जो आपने सेल डिवीजन के टाइम पर स्टडी किया था। बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, और क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आप जरूर रिकॉल करिएगा 11th के टॉपिक से, या फिर उसे एक बार समझिएगा जरूर, बिकॉज ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल हियर। सो स्टूडेंट, फुल डायग्राम आप अपनी बुक में देख रहे हैं। F2 जनरेशन तक का क्रॉस भी कराया गया है, और F2 जनरेशन के क्रॉस में और भी जो नेक्स्ट फीचर हैं जो पेरेंटल टाइप है उनका परसेंटेज और भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, और वहां पर आपको रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जो कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का था। डायग्राम रिलेटेड आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ अलग से भी पूछा जाता है कि लिंकेज क्या होता है और recombination क्या होता है। So hopefully students you understand about this process. Next we understand about next the important topic. Okay, so student next हमारा जो important topic है वो है polygenic inheritance. तो अब हम अपने next topic को समझते हैं, और वो हमारा next topic है polygenic inheritance. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने वर्ड पर फोकस करना है और वर्ड से आपको इसकी थ्योरी निकालनी है। सो फर्स्ट थिंग है पॉलीजेनिक। पॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मोर देन वन या टू, एक या दो से ज्यादा, ठीक है। जेनिक का मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे जीन्स हैं बट वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चा कि जब आप ये कहते हो कि भाई बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल जी की बात करें तो उन्होंने बताया कि हमारे जो पी प्लांट्स हैं उनमें दो कैटेगरीज है। मतलब एक कैरेक्टर जो कि हाइट है उसके दो ट्रेट है, एक ट्रेट वो बता रहे हैं कि टॉल है, और दूसरा ट्रेट क्या बता रहे हैं, डॉट है। बट क्या स्टूडेंट्स ऐसा हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज में, इवन हम रियल में भी प्लांट्स को देखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको सिर्फ दो ही ट्रेट देखने को मिलता है? अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करो तो क्या सारे दो ही कैटेगरी के लोग प्रेजेंट होते हैं, एक बहुत ज्यादा लंबे और दूसरे बहुत ज्यादा छोटे? ऐसा तो नहीं होता, आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, कोई इतना लंबा तो कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, तो मतलब सबकी हाइट डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि बहुत सारे जीन्स होते हैं बट वो एक जीन ही मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, या बहुत सारी क्वालिटीज को दिखा रहा है, या वेरिएबल फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग समझिएगा, बहुत सारे जीन्स हैं बट वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसे और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन आपको ट्रांसफर होने में दिखाई देगा। तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
ठीक है, बहुत सारे जीन बट एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें स्किन के टाइप का, स्किन कलर अगर आप ले लीजिए, तो हम ये नहीं कहते कि भाई एक लोग बहुत ज्यादा लाइट स्किन वाले हैं और दूसरे बहुत ज्यादा डार्क स्किन वाले हैं। आप बहुत सारे वेरिएशन देखते हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे, कुछ उनसे कम, फिर कुछ उनसे कम, कुछ उनसे कम, मतलब सिमिलैरिटीज नहीं है। अगर सिमिलैरिटीज हैं तो वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, दो इंडिविजुअल पर्सन सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जांपल दिया गया कि आपने स्किन टाइप की बात की और स्किन टाइप में आपने एक जीन जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी लिया डोमिनेंट कैरेक्टर और इसे आपने बताया कि ये है डार्क स्किन के लिए। ठीक है, और अब जब यहां पर आपने देखिए जीन क्या है, ज्यादा है ना। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने लाइट स्किन के लिए लिया तो लाइट स्किन के लिए स्मॉल ए बी सी। ठीक है, तो मतलब अब ये पेयर में अगर मैं लिखूं तो कैपिटल ए बी बी और सी सी, और यहाँ पर स्मॉल ए बी बी और सी सी। अब सिंपल सी बात है, जब आप इन्हें F1 प्रोजेनी का क्रॉस फॉर्म करेंगे तो वहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं लिख ही देता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन डार्क होगी, क्योंकि यहाँ पर ए भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा, इसका एक ए का कैरेक्टर, बी का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, मतलब जो इसके फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे, और सी के भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक जीन अपने आप को शो करेगा या नहीं। ठीक है, तो क्या एक जैसी स्किन पॉसिबल होगी, और यहाँ पर भी स्मॉल है, एक स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो ये जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं इस जीन का अपना एक कैरेक्टर होगा, मान लीजिए ये हाइब्रिड एक तरीके से बहुत ज्यादा डार्क नहीं है। ठीक है, फिर ये दूसरा कैरेक्टर अपना शो कर रहा होगा और ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा होगा। इस वजह से यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये इतने सारे जीन हैं और ये स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज सिर्फ एक है स्किन का कलर, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि इतने सारे जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम किसे बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके F2 प्रोजेनी फॉर्म करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ से कुछ और कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उनकी स्किन का कलर और ज्यादा डिफरेंट होगा। तो मतलब बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी स्किन के कलर से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ बहुत सारे जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, एक फीचर के लिए। सो होपफुली आप ये भी समझ चुके होंगे। एंड स्टूडेंट द अनदर टॉपिक विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, एंड विच इज प्लियोट्रॉफी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लियोट्रॉफी? स्टूडेंट जैसे हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक वर्ड से समझा था, उस वर्ड से उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी, वैसे ही हमारा प्लियोट्रॉफी होता है। प्लियोट्रॉफी इज अपोजिट ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैंने बोला आपको कि बहुत सारे जीन्स हैं जो कि पर्टिकुलर एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक ट्रेट के फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है, सेम वैसे ही का मतलब बिल्कुल इसका अपोजिट, उसका अपोजिट यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ एक जीन कंट्रोल कर रहा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि वन जीन है लेकिन उसके जो फिनोटाइप्स है, उसके जो फिनोटाइप्स है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वन जीन लेकिन उसके ट्रेड्स बहुत ज्यादा है। वहां पर क्या था कि बहुत सारे जीन और एक ट्रेड, और यहाँ एक जीन और बहुत सारे ट्रेड्स को, बहुत सारे फिनोटाइप को इवन यहाँ पर वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अभी मैं एक जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फेनिल अलानिन। ये क्या है फेनिल अलानिन? क्या है, एक तरीके का ये म्यूटेशन कह सकते हैं आप, वन जीन या फिर जीन म्यूटेशन आप कह सकते हैं, जहां पर पर्टिकुलर एक बेस पेयर्स में जीन में पॉइंट म्यूटेशन एक तरीके से वहां पे कॉज हो रहा है स्पेसिफिक जीन पर, और वहां एक जीन है जहां पर म्यूटेशन हो रहा है, और एक जीन की वजह से उसके सिम्टम्स या उसके फिनोटाइप्स क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, स्किन कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पे वो इम्पैक्ट डालता है,
ठीक है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ वो और क्या करता है, वो मेंटली रिटायर्ड भी कर रहा है। ठीक है, मेंटली क्या हो रहा है, पर्सन रिटायर्ड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लियोट्रॉफी फिर से एक बार समझिएगा, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है ना, चेंज कर रहा है, वन जीन, सिंगल जीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको फेनिल अलानिन की बात बताई। फेनिल अलानिन की बात में मैंने आपको क्या बताया, फेनिल अलानिन एक तरीके का जीन है, ठीक है, मतलब एक डिसऑर्डर है जो कि एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में क्या प्रॉब्लम आएगी, ऐसे में जो भी डिसऑर्डर जिस भी ऑर्गेनिज्म में है, उसके स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटली वो रिटायर्ड है, और उसकी मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी है वो भी एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे फिनोटाइपिक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अ एग्जांपल एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ प्लियोट्रॉफी। So hopefully students you understand about the linkage, recombination, pleiotropy and polygenic inheritance. You enjoy this session. Thank you.